हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग भूगोल का सेगमेंट शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक टेस्ट पहला क्लास लिया था, जिसमें 1 से लेकर 100 प्रश्नों का टेस्ट करवाया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों का अच्छा स्कोरिंग रहा था। तो आज हम लोग टेस्ट दूसरा लेकर आए हैं, जिसमें 101 से 200 तक रहेगा प्रश्न, और यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए हम लोग समय को व्यर्थ किए बगैर टेस्ट को सीधे शुरू करें, और हम उम्मीद करेंगे कि जो 35-40 मिनट के ड्यूरेशन में जो हम आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे, ये क्वेश्चंस आप समय को ध्यान में रखते हुए आप इसका रिवीजन ज़रूर कर लें। और आइए, पहला प्रश्न है। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न जो है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ प्रश्न ये होना चाहिए कि कौन सी मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, कौन ऐसा महादेश है जिससे ये तीनों रेखा गुजरती है। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि कौन सा ऐसा महादेश है जिससे मकर रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। प्रश्न 101 नंबर में ये होना चाहिए था, तभी जाके ये ऑप्शन सेट होता। नहीं तो भूमध्य रेखा गुजरती तो इसके लिए ऑप्शन बदलना पड़ेगा, या ऑप्शन अगर ऐसा रखना है तो क्वेश्चंस के क्वालिटी को, लैंग्वेज को बदलना होगा। तो अगर इस प्रश्न के ऑप्शन को हम यही रहने दें, अगर क्वेश्चंस के भाषा को बदल दें, तो कौन सा ऐसा महादेश है जिससे कर्क रेखा भी गुजरता है, मकर रेखा भी गुजरता है और भूमध्य रेखा भी, तो तीनों का तीनों रेखा गुजरता है, तो वो हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय का जो 49 कोण होता है, वो कितना डिग्री का होता है? तो वो 43.5 मतलब सिर्फ 43 डिग्री का होता है, क्योंकि 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क, 23.5 डिग्री मकर, तो 23.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 47। और आप 90 में से 47 घटाइएगा तो आपको कितना देखने को मिल जाएगा? 43 डिग्री। 90 में से 47 डिग्री घटाएंगे तो आपको दिखने को मिल जाएगा 43 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऑप्शन आपके सामने में है। नहीं गुजरती है तो ईरान से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो ईरान से नहीं गुजरती, आपको पता है। कर्क रेखा बताए थे, भारत से गुजरेगी, बिल्कुल गुजरेगी। बहामास से, मौरितानिया से, अल्जीरिया से, लीबिया से, म्यांमार से, ओमान से, ताइवान से भी गुजरेगी, चीन से, यूएई से, सऊदी अरब से, चाड, नाइजर, माली, ये सभी देशों से गुजरती है, याद रखेंगे। तो अगला हम लोग प्रश्न है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरती, ऑप्शन आपके सामने में है। तो अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है या बोलीविया से नहीं गुजरती है? तो बोलीविया से नहीं गुजरती है, बोलीविया से नहीं गुजरती है। तो आपके दिमाग में आएगा, सर किससे किससे गुजरती है? तो मैं थ्योरी में करा चुका हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ब्राज़ील से गुजरती है, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, चिली से, फ्रांस मतलब फ्रेंच पोलिनेशिया से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, मेडागास्कर से, मोजाम्बिक से, दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से और टोंगा से, ये क्षेत्रों से गुजरती है मकर रेखा, याद रखेंगे। किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? तो अगर आपने 23 सितंबर चुना है तो सही है, 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? तो वर्ष भर दिन और रात जो बराबर होता है वो भूमध्य रेखा पर बराबर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, बिल्कुल। तो 12 घंटे का जो दिन होगा वो कब? वो कर्क रेखा पर होगा या विषुवत रेखा पर? तो ये विषुवत रेखा पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति जब रहेगा तो विषुवत रेखा पर 12 घंटा का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन पूछा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में, याद रखेंगे। तो यह हो जाएगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो जाएगा, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर कहेगा तब हो जाता 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है,
और अगर दक्षिणी गोलार्ध में कहता तो 22 दिसंबर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन में यह क्लियर नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ पूछा है सबसे बड़ा दिन होगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो यह क्लियर नहीं किया कि उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है या दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए इसका उत्तर बी और सी दोनों होना चाहिए। प्रश्न स्पष्ट नहीं है, इसका उत्तर बी और सी दोनों होना चाहिए। वैसे यह प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया था, याद रखेंगे। लेकिन यह प्रश्न जो है, प्रश्न का ऑप्शंस क्वेश्चंस क्लियर नहीं है। अगर उत्तरी गोलार्ध लगाता तो 21 जून मारते, दक्षिणी गोलार्ध लगाता तो 22 दिसंबर मारते। जब क्लियर नहीं किया तो इसका उत्तर 21 जून भी होगा और 22 दिसंबर भी होगा। अगला प्रश्न है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। चूँकि ऑप्शन में 22 दिसंबर नहीं दिया है, इसीलिए 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो ये तो क्लियर हो गया, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। निम्न तिथि में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी होती है तो ये होगा 21 जून को सबसे छोटी होती है। ग्रीष्म अयनात प्रतिवर्ष होता है, ये होता है 21 जून को होता है, 21 जून को होता है। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? बहुत अच्छा है, किसने ये सुझाव दिया था? तो यह दिया था ओ स्मिथ ने दिया था, ओ स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का यूज़ होता है, यूरेनियम डेटिंग विधि का यूज़ होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्रश्न है। अगर आपने प्लीस्टोसीन अटेम्प्ट किया है, प्लीस्टोसीन, तो आपका उत्तर सही है। महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन से संबंध हो जाएगा। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है? लघु हिमकाल किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने में है, बताएंगे। तो यह जो है 1650 से 1870 ईस्वी को, 1650 से 1870, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाद्वीप अलग कैसे हुए? प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने में है, आप अटेम्प्ट करें। तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, विवर्तनिक क्रिया से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है। ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने उत्तरी अमेरिका, क्योंकि वर्तमान भूभाग शामिल नहीं है, देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका भी गोंडवाना का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अच्छा दक्षिण अमेरिका भी है। इस हिसाब से तब तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि गोंडवाना का हिस्सा तो दक्षिण अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो यहाँ तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? ज्योग्राफी की भाषा में उसको हम लोग पेंजिया कहते थे। विशाल भूखंड को पेंजिया कहते थे और जल को पेंथालासा कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन आपके सामने में है।
पर्वत निर्माणकारी बल बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपने अटेम्प्ट किया है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्न में से किसका विस्तार है? तो यह जो है किसका विस्तार है? तो यह हो जाएगा, याद रखेंगे, प्लीस्टोसीन या अभिनव जमाव। प्लीस्टोसीन या अभिनव जमाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनता है, बिल्कुल सही। बलुआ पत्थर पानी के नीचे बनता है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने ग्रेनाइट चुना है तो आपका उत्तर सही है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टान से होती है? तो रूपांतरित चट्टान की जो उत्पत्ति है, याद रखेंगे, वह आग्नेय या तलछटी दोनों से हुई है। वो आग्नेय तथा तलछटी दोनों से हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है तो ये ग्रेनाइट हो जाएगा, जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी का सभी रूपांतरित चट्टान है। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? कौन एक मूल स्थल रूप है? ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सा एक मूल स्थल रूप है? कौन सा एक मूल स्थल रूप है? अगर आपने ज्वालामुखी शंकु चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी में या ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंची या ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है उसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं क्योंकि उसको मैग्मा कहते हैं, ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टान होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, लावा के जब पृथ्वी के अंदर ठोस रूप में बन जाता है तो उसको प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन आपके सामने में है। ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत में कौन सा है? अगर आपने निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ऑप्शन है सामने, आप अटेम्प्ट करें। ज्वालामुखी पर्वत ऊंचा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने इसका उत्तर माउंट कोटोपैक्सी चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। माउंट कोटोपैक्सी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न वही रिपीट हो गया। इसको लावा होना चाहिए नहीं बल्कि मैग्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टान होता है उसको प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, तो क्वेश्चन ये है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, किससे नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने बाल्टिक सागर चुना है तो बिल्कुल सही है, बाल्टिक सागर से उद्गार नहीं होता। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये अमेरिका का स्थित है, यूएसए का हो जाएगा।
मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई का बिल्कुल जो अमेरिका का एक भाग पर विस्तृत है। हवाई अमेरिका का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? ऑप्शन